मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इसलिए उन्होंने ये, आप कृषि मंत्री हैं, किसान भी हैं, मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज डिटेल बता रहा हूँ बिल्कुल। और इसलिए मोदी जी ने किसान की आय 2 गुना 22 तक हो जाए, उसके लिए मंडी एक्ट, मॉडल मंडी एक्ट लेकर आए, कृषि कानूनों में संशोधन किया, और किसानों की जो समर्थन मूल्य घोषित होता था, आप देखते थे कांग्रेस के समय में 2 रुपए बढ़ते थे, कहीं 5 रुपए बढ़ते थे, 10 रुपए बढ़ते थे। मोदी जी ने तय किया किसान की लागत किस फसल में कितनी लग रही है, जिन्स में, गेहूं में कितनी लग रही, सोयाबीन में कितनी लग रही, चने में कितनी लग रही है, धान में कितनी लग रही, और उसके बाद मान लो लागत उसकी लग रही है 1000 क्विंटल जी, तो उसका 50% लाभ दे रहे हैं उसको, यानी 1500, तो उसका 1500 समर्थन मूल्य, उस मिनिमम 50%, ऊपर भी दिया है, 50% से 80% तक दिया है समर्थन मूल्य, एमएसपी घोषित किया, तो एक किसानों की आय उससे कंफर्म बढ़ेगी। 2, कानूनों में संशोधन किया। अभी तक किसान मजबूर था सिर्फ मंडी में जाने के लिए, मंडी में बेचता था, या फिर सोसाइटियों में, कोऑपरेटिव बैंक, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से सरकार खरीदी करती थी, एफसीआई के माध्यम से गेहूं और बाकी चीजें। 2 ही विकल्प थे। तीसरा विकल्प फड़िया वाले घर से ले जाते थे, वो सस्ता ले जाते थे। छोटे किसानों को तो ट्रैक्टर नहीं है उनके पास, किराया लेके जाए, 8 दिन मंडी में खड़े रहे तो किराया ज्यादा हो जाता है, साहूकार गाँव में ले जाके, तो साहूकारी से कांग्रेस के समय से उन्होंने साहूकारों से मुक्ति मिले, और इसलिए मंडी एक्ट में संशोधन किया है, कृषि कानून में संशोधन किए हैं, 3 संशोधन हुए हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन ये हुआ कि अब किसान मंडी के लिए जरूरी नहीं कि मंडी में जाके बेचे या सोसाइटी में, समर्थन मूल्य खरीदी होगी, सुनिए, एमएसपी पे खरीदी होगी। जो कांग्रेस भ्रम फैला रही वो गलत बोल रही, झूठ बोल रही, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, कृषि मंत्री होने के नाते, जिम्मेदार मंत्री होने के नाते, कि समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी, मंडियां भी रहेगी। सबसे बड़ा विभाग आपका है मध्य प्रदेश में, मैं कह रहा हूँ, समझिए। हाँ, मंडियां भी रहेगी, बल्कि मंडियों को हम और स्मार्ट मंडी बना रहे हैं। हमने मंडी में जो टैक्स था 170 उसको 50 पैसे कर दिया, ये भी रहेंगी। इसके अतिरिक्त किसान अपने खेत से, अपने खलियान से, अपने घर से भी माल बेच सकता है, और खरीदार अभी तक लिमिटेड थे। जब मांग ज्यादा होती है और पूर्ति कम होती है तो भाव बढ़ते हैं। आपने बाजार खोल दिया कुल मिला के, और पूर्ति ज्यादा है और मांग कम है तो भाव बढ़ते हैं। जब किसान की फसल आती खरीफ और रबी में, 2 सीजन में आती, और जैसी फसल आती किसान पूरा उसको, क्योंकि खाद बीज दवाई को उधारी देना होती है, तो वो तत्काल माल जैसे आया वो मंडी में ले आता है। एक साथ मंडी में माल जाता है। मंडी में व्यापारी 100 रहते हैं मुश्किल से, कहीं 50 रहते हैं, कहीं 150 रहते हैं। उनकी क्षमता 10,000 कुंटल खरीदने की, 50,000 या 1 लाख कुंटल माल आ जाता है, तो बोली नहीं लगाते, भाव गिर जाता। दूसरा 8-10 दिन तक रहना। छोटे किसानों को किराए की गाड़ी लाते तो वो किराए का भाड़ा इतना लग जाता है कि उनको बचत ही नहीं होती, इसलिए मजबूर हो गए वो घर से बेचते थे, और कम कीमत में 300-400 रुपए कम में बेचते थे। मोदी जी ने कहा कि किसान अब खलियान से बेच सकता, खेत से बेच सकता, घर से बेच सकता, खरीदार भी बढ़ा दिए। कोई भी पैन कार्ड धारी खरीद सकता है, व्यापार का लाइसेंस ले सकता है, उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं और खरीद सकता पैन कार्ड अधिकारी। उसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट खेती भी होगी अब, कि आप, मैं किसान हूँ, आप कंपनी है, आपने कहा कमल पटेल जी आप किसान है, आपके पास 50 एकड़ जमीन है, आप इस 50 एकड़ में आप मिर्ची लगाइए, टमाटर लगाइए, या गेहूं लगाइए, धान, जो भी हमारी कंपनी का बीज लगाइए, हम आपसे 30 रुपए किलो मिर्ची खरीदेंगे। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। आपसे हम 21 रुपए किलो गेहूं खरीदेंगे, आपसे हम धान जो है 25 रुपए किलो खरीदेंगे। आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरे को लगा कि यार मेरे को घर पे आओ, घर से खरीदेंगे तो मेरा न ट्रांसपोर्टिंग खर्चा लगेगा, न भाव कम ज्यादा, मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है। उसके अंदर एक शर्त ये रखी, अगर 30 रुपए मिनिमम खरीदेंगे, भले बाजार में 10 रुपए हो या 15 रुपए हो या 5 रुपए या 2 रुपए हो जाएगा, तो भी 30 रुपए में आपको खरीदेंगे। लेकिन अगर 30 से ज्यादा मिलता है तो उसमें शामिल रहेंगे। नहीं, 30 से ज्यादा मिलता तो किसान उसमें स्वतंत्र है कि वो 30 से ज्यादा बाजार में बेच सकता है, मजबूर नहीं है कि अगर 50 रुपए हो गया। इस बीच में एक बड़ी गंभीर बात नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बताओ किसानों के हित में है कि नहीं है, और ये एक्ट जो है इस तरह से हम किसानों के हित में मोदी जी ने, इसलिए आय किसान की डबल और ट्रिपल और 4 गुना होगी। हम किसानों को बिचौलिए खत्म करना चाहते हैं। किसान के हित में आप काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में एक और बड़ी गंभीर बात है कि यहाँ बासमती चावल की बम्पर पैदावार हो रही है, लेकिन बासमती चावल का मूल्य तय नहीं हो पा रहा है। उसके कारण कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता है। नहीं, उसके लिए 2-3 सालों में बासमती चावल का जीआई टैगिंग के लिए हम जीआई टैगिंग का सबसे बड़ा इशू है। जीआई टैग के लिए हम लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका लगी हुई है। हम उसके लिए पूरे जो मापदंड है उसमें 14 मेरा पैरामीटर थे, उसके अंदर हम आईसीआर के उसमें हम सफल हुए हैं। चेन्नई में हमने वो दिया है, उसमें पास हो गए हैं।
सिर्फ पीडा ने उसमें आपत्ति ली है और बाकी दूसरे राज्य, क्योंकि हमारे यहाँ का ये बासमती खरीदकर सस्ता खरीदकर महंगा बेचते हैं। वही बात आपसे कह रहा हूं, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के किसानों पीडा ने जिस तरह का हम पे आक्षेप लगाया है, नहीं, वो आक्षेप कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो बासमती होता ही नहीं था। नहीं होता है, और इसके लिए हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है और मैं दिल्ली जाऊंगा कृषि मंत्री जी से और बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी तक भी हम बात पहुंचाएंगे, और वाणिज्य मंत्री जो है पीयूष गोयल जी जो है पीडा के हेड है, उनसे भी हम बात करेंगे और मध्य प्रदेश के किसानों को बासमती चावल का जीआई टैग मिले, इसमें हम सफल होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी से भी हम जीतेंगे, ये पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम किसानों को उनका उचित मूल्य दिलाएंगे। लेकिन मैं जो बात अधूरी रह गई थी कि भारत सरकार ने जो मोदी जी का सपना है कि किसान की आय दोगुना करना संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया उन्होंने, ऐसे नहीं दिया, मंत्र है वो। आत्मनिर्भर गांव होंगे तब आत्मनिर्भर भारत होगा। आत्मनिर्भर गांव कब होंगे? जब किसान आत्मनिर्भर होगा, मजदूर आत्मनिर्भर होगा। और इसके लिए गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आजादी के 73 साल तक अभी तक किसी ने नहीं दिया, वो मोदी जी ने दिया प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से। और उसका लाभ ये होगा, ये बिल्डिंग है, ये शहर में है, तो ये 5 करोड़ की मान लो उदाहरण के लिए, तो इस पे 5 करोड़ में जमानत करा सकता हूँ अगर मेरी प्राइवेट है तो, कोर्ट में अगर कोई केस है तो मैं 5 करोड़ की लिमिट ले सकता हूँ, मैं 5 करोड़ का लोन ले सकता हूँ गारंटी में रख के, और मेरी लिमिट हो जाएगी 5 करोड़ की, और मैं कोई भी बिजनेस, उद्योग, धंधे, व्यापार, व्यवसाय कर सकता हूँ। अभी तक सिर्फ ये अधिकार शहर के लोगों को था, गांव को नहीं था, जबकि संविधान ये कहता सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय करें, लेकिन गांव के साथ अन्याय होता रहा। 55 साल कांग्रेस ने अन्याय किया, गांधी जी के सपने। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि गांव की प्रॉपर्टी का गांव है, आबादी में बसता, उसका कोई मालिकाना हक नहीं किसी। अब वो मालिकाना हक ड्रोन कैमरे से दे रहे हैं सबको। उससे गाँव नहीं, गाँव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। और उसका फायदा क्या होगा बता रहा हूँ। उसका फायदा यह होगा, मैं किसान हूँ, मेरे पास 200 एकड़ जमीन है, मेरे मकान है गाँव में 3-4, ठीक है, परिवार में, उनकी वैल्यू 1 करोड़ है, मेरे को 1 रुपए का लोन नहीं मिलता है, लेकिन अब वो मेरी प्रॉपर्टी के 1 करोड़ मकानों की वैल्यू हो जाएगी, तो मैं 1 करोड़ की वेयर हाउस बना सकता हूँ, कोल्ड स्टोरेज बना सकता हूँ। 40%, 50% जो सब्सिडी मिलती है वो मुझे मिलेगी। बिल्कुल, मैं अपने माल को, जो गांव का माल है मेरा, गेहूं खरीद के वहाँ रख सकता हूँ, तो मुझे किराया मिलेगा, और जब भाव अच्छा आएगा तब बेचूंगा, उससे 75% मुझे बैंक से ऋण मिल जाएगा। मैं आपसे वही बात, तो मैं साहूकारों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, और जो सस्ते माल बेचना वो नहीं बेचूंगा, बल्कि जब भाव अच्छे मिले। अभी जैसे उदाहरण के लिए प्याज, जब किसान के पास प्याज था तो 2 रुपए किलो, और व्यापारियों को गोडाउन चलेगा 70 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए। बिचौलिए जो खा रहे हैं, तो बिचौलिए खत्म करने का ये एक्ट है। बिचौलिए खत्म, अब किसान सीधा खेती भी करेगा। सुनिए, खेती भी करेगा। मेरा एक सवाल ये है, यहीं से शुरू होता है कि वेयर हाउसिंग में आपने काफी सारा काम किया, लेकिन कोल्ड स्टोरेज इसमें कर रहे हैं, नहीं बन पाए नहीं ज्यादा जितने बनना चाहिए, क्योंकि सब्जियां और जो हार्टिकल्चर प्रोडक्ट है, इनके लिए कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत कमी है। में देखिए अभी दूसरा एक और बात मेरी है, दूसरा कि किसानों को जितना ऋण उपलब्ध होना चाहिए इस काम के लिए, खासतौर से हार्टिकल्चर के लिए, वो ऋण उतना नहीं मिल पा रहा है, और वो भी सुलभ शर्तों पे मिले, उसकी बैंक ब्याज दर। बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुझे मैं जवाब दे रहा हूँ कि मोदी जी ने जब कहा ना कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, तो उन्होंने खाली ऐसा नहीं कहते हैं कांग्रेस जैसा घोषणा कर दी बाद में बजट नहीं है, पैसा नहीं है, वो सारी व्यवस्था करते हैं। अभी कोरोना के संकट में सारे उद्योग, धंधे, व्यापार, व्यवसाय, पान, चाय, होटल सब बंद, सिर्फ एक क्षेत्र खुला था, वो था हमारा खेती और किसानी। बिल्कुल ठीक। और किसानों ने, मजदूरों ने मेहनत करके दोनों टाइम का भोजन हमको, सब्जी और दूध की व्यवस्था की, नहीं तो 130 करोड़ जनता क्या खाती, भूखे मर जाती अगर लॉकडाउन गाँव में खेती में लग जाता तो। और इसलिए किसानों के लिए मोदी जी ने, हम किसानों को जीवनदाता भी मानते हैं, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और इसलिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्री इंफ्रा फंड मोदी जी ने जारी किया इस कोरोना के संकट के समय। और नाबार्ड के माध्यम से हम जो भी किसान, अब देखिए गांव की प्रॉपर्टी मेरी हो गई, मेरे को वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, मेरे गांव, मेरा मकान की 1 करोड़ वैल्यू है, मेरे दूसरे आपके मकान की 50 लाख है, किसी की 10 लाख है, पूरे गांव के 100 किसानों, 200 किसान है, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 100 करोड़। हम एक FPO बनाएंगे, किसान उत्पादक समूह, और हमारे समूह कर हमारे गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 करोड़ हो गई, तो हम 100 करोड़ के कोई भी, ये 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें करीब 10,000 से 12,000 करोड़ मध्य प्रदेश को मिलेगा। इसमें हम मध्य प्रदेश में अब गांव में गारंटी में वो प्रॉपर्टी रख के 5 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज बना लेंगे, 1-1 करोड़ के हम वेयर हाउस बना लेंगे, तो 50% सब्सिडी है कोल्ड स्टोरेज, 2.5 करोड़ की गांव वालों को मिलेगी, अभी तक शहर वालों को मिलती थी, है ना। हम कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बनाएंगे तो वो सब्सिडी हमको मिलेगी। हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल लेंगे,
टमाटो स्वाद नहीं आ रही ना, शुरू हुआ है। टमाटो स्वाद बना लेंगे, आलू की चिप्स बनाने के लिए आलू 4 रुपए किलो, चिप्स 40 रुपए किलो, 300 रुपए, अगर पैकिंग में लोगे तो 300 रुपए में आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं कि वो कर लेंगे। हम कृषि उपकरण जो बाहर से लाते हैं, किसान खुद अपना फैक्ट्री डालेगा तो गाँव में किसानों को देंगे। तो इस प्रकार पूरी गांव के अंदर अब कृषि पर आधारित उद्योग डलेंगे, गांव का विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी और गांव आत्मनिर्भर होंगे। किसानों का जो उत्पादन है वो उनकी लागत, उनका मूल्य, वाजिब मूल्य उनको आप दिलवाएंगे, ये इस बात का आप संकल्प ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हम तो ये करने जा रहे हैं बिल्कुल कि जिस प्रकार उद्योगपति, अब लेकिन उद्योगपति छोटे कोई भी बनाता है, अब देखिए गोली भी बनाता तो उसका तय करता अपना मूलधन और ब्याज, हाँ तो और लाभ, ऐसे अब किसान अपना तय करेगा। इस बीच में ये बताइए कि हम लेकिन एक बात ये देखते हैं कि किसान हमेशा राजनीति का शिकार हो जाता है। राजनीति चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो। आपने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के कार्यकाल में, शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ, किसानों के साथ बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन कई किसान संघ ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकारें किसी की भी रही हो, सबने हमको लॉलीपॉप पकड़ाए। देखिए, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, 55 साल तो कांग्रेस की सरकार रही। मैंने क्या बोला, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अटल बिहारी जब वाजपेयी जी आए तो जो 30% गांव में किसानों पे खर्च होता था, गांव के ऊपर वो 68% गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क कब से बनी? 55 साल में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाई कांग्रेस। आरोप नहीं लगा रहा, वो सत्य है। और जब हम बोलते हैं तो उसका असर होता है। पूछता हूँ पब्लिक से, क्या वो बनाई क्या? वो नहीं एक शौचालय बनाया क्या? एक पक्का मकान बनाया क्या? एक गैस टंकी चूल्हा दिया क्या? नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। यही राजनीति का अंतर है ना, सत्ता परिवर्तन से। हम समाज और देश के लिए राजनीति करते हैं। हमारे लिए देश पहले और पूरा देश हमारा परिवार है। इनके लिए सिर्फ गांधी परिवार और उनका परिवार है, बाकी को लूटो। और हमने सत्ता परिवर्तन हो गया, बड़ी महत्वपूर्ण बात। हम सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन भी आपने किया और 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में, लेकिन सरकार आपकी बन गई। और अब 28 उपचुनाव है पूरे देश में। ये पहली बार हुआ किसी राज्य में 28 उपचुनाव एक साथ हो रहा है। वो भी कांग्रेस के कारण हुआ, कारण जो धोखाधड़ी के कारण हुआ। अब ये बताइए मुझे कि अब आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी हो गए, वोट भी डल गए। आपने भी एक मोर्चा संभाल रखा था, हमने लगातार आपको देख रहे थे, आपकी सक्रियता, आपके बेटे की सक्रियता भी थी उसमें, लगातार हमने देखा। अब कहाँ पा रहे हैं? 28 में से कितनी सीटें? 28 के 28 कमल के फूल खिलेंगे। कमल तो खिल ही रहा है, कमल के फूल खिलेंगे, सरकार बनेगी, हम जीतेंगे। सरकार आपकी है, हम जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि पिछली बार कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में धोखा दिया जनता को, हर वर्ग के साथ छल किया, कपट किया, ठगी की, और इसलिए मतदाता इतना ठगा हुआ महसूस हो रहा था कि बहुत बड़ी गलती हो गई। गले नहीं, इतने डूब गए थे, गलती हो गई, पर 5 साल इनको कैसे सहन करेंगे? इन्होंने 15 महीने में धपा दिया लोगों को। और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राष्ट्रीय महासचिव, देखिए कांग्रेस के 6 मंत्री, कैबिनेट मंत्री 6, वो महत्वपूर्ण विभाग उनके पास, और 22 विधायक। अगर ये कांग्रेस से त्यागपत्र देते हैं, अपने पद से त्यागपत्र देते हैं, कोई ऐसे नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो सच्चे नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जब जनता पूछती थी कि आपने वादे किए थे, बोलो क्या हुआ, तो वो जवाब नहीं दे पाते थे। वो कमलनाथ जी के पास जाते थे, विधायक मंत्री कमलनाथ जी के पास जाते थे, कमलनाथ जी अपने वादे किए पूरे को। कमलनाथ जी क्या जवाब देते थे मालूम? कैबिनेट में और विधायक दल की बैठक, बोले कांग्रेस ने आज तक कौन से वादे पूरे किए? इंदिरा जी ने कौन सी गरीबी हटा दी? राजीव जी ने कौन सा कर दिया? बोले ये तो कांग्रेस हमेशा करती आई है, इसलिए खाओ पियो हाथ मत आओ, सरकार आ गई, मजे मारो। तो जो मजे मारने वाले थे वो कांग्रेस में रह गए, लूटने वाले। और जो सच्चे नेता थे कि जनता के बीच में जवाब क्या दें, हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं आना चाहिए, तो उनको लगता था स्वाभिमानी नेता थे, वो उन्होंने त्यागपत्र दिया और भाजपा में शामिल हुए। भाजपा जो कहती है वो करती है, और इसलिए मैं बधाई देता हूँ। और जनता ने इस उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अभिनंदन किया, 6 मंत्रियों का धन्यवाद दिया, 22 विधायकों का, 25 विधायक जो आए इनका धन्यवाद किया कि इन्होंने कांग्रेस के कुशासन से उनको मुक्ति दिला दी और धोखेबाजों को इन्होंने सबक सिखाया। तो जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दूसरे नंबर के, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक, कई कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं रहा, कमलनाथ पे विश्वास नहीं रहा, तो जनता कहां से विश्वास करेगी इनके ऊपर? और इसलिए जनता ने इस उपचुनाव में, सुनिए, इस उपचुनाव में कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया। तो अभी तो ज्योतिरादित्य ने धक्का दिया कमलनाथ को, 6 मंत्रियों ने धक्का दिया, 25 विधायकों ने धक्का दिया। अब प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता में से ये जो 28 चुनाव हो रहे हैं, ये धक्का दे रही है, और हमेशा के लिए कांग्रेस को खत्म कर दिया। गद्दार और खुददार के विषय को मत पेटियों में या वोटिंग मशीन में बंद कर दिया है। मैं आपसे पूछता हूँ, उसका भविष्य 10 तारीख को निकल आएगा। लेकिन जो बेचैनी जिस तरह की राजनीतिक दलों में देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही है और कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है। सबको अभी भी ये उम्मीद है कि शायद हमारे पक्ष में कुछ फैसला आ जाए। नहीं, हमको उम्मीद नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। इसलिए सुनिए कि जनता ने राहत की सांस ली है। मैं पब्लिक से पूछता था
कि इन्होंने इस्तीफे दिए, अच्छा किया कि गलत किया। तो पब्लिक कहती थी अच्छा किया। मैंने कहा कांग्रेस ने वादा पूरा धोखा दिया कि इनका बोल धोखा दिया, क्या दोगे बोल धक्का देंगे। मैं घुसने नहीं दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता गाँव-गाँव जा नहीं पाए, प्रचार नहीं कर पाए, खाली चेहरा दिखाने गए थे। कांग्रेस के लोग जब कमलनाथ जी आते थे तो इकट्ठी हो जाती थी भीड़। बाकी समय जनता में जाते किस मुंह से जाते? कांग्रेस ही मिलते थे, यार हमारी तो हालत खराब है, हम एक भी वादा पूरा नहीं किया, कैसे जाएंगे। और इसलिए कांग्रेस हारेगी। और कांग्रेस ये चुनाव नहीं हारेगी, उपचुनाव। कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो गई। दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल में मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था, न सड़क, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न रोजगार, न कानून व्यवस्था। कमलनाथ जी ने वो 10-12 महीने में कर दिया, और इसलिए अंतिम कील ठोक दी कांग्रेस में। अब कांग्रेस का भविष्य खत्म। देखो, कांग्रेस का भविष्य खत्म। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि राजनीति जिस तरह से चल रही है और किसानों के हित अपनी जगह है, इन दोनों में कभी चुनने का आपको मौका मिलेगा तो आप अपने आप को कहां खड़ा करेंगे? मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं। मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिकता किसान और प्रदेश की जनता और देश की जनता। मेरे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के लिए, मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो चाहे कमल पटेल हो या कार्यकर्ता हो, हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं। हम आखिरी में। कांग्रेस के लिए क्या है, पहले देश जाए कहीं भी डूबे, आतंकवादियों तक को सहयोग कर देते हैं। वो तो देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों का मनोबल बढ़ाने जाते हैं राहुल गांधी। उनके लिए देश कुछ नहीं है, उनके लिए पार्टी डूबे पप्पू को अध्यक्ष बनाएंगे, उसने पूरी पार्टी को डुबा ली। और हमारे में अंतर है, हमारे नेता अच्छे हैं, हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है, और इसलिए ईश्वर भी साथ देता है। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तब से 125 करोड़ जनता का मान सम्मान बढ़ाया, भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाया। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़े आशा भरी नजर से देख रही मोदी जी की तरफ। मोदी जी सिर्फ भारत के नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता है। और निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी का सपना कि 20वीं सदी अंग्रेजों की थी लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी, और मोदी जी के नेतृत्व में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप और हम अपनी आंखों से भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठा हुआ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। विश्व गुरु के स्थान पर भारत को देखेंगे। हमारी नीति रीति एक है, हमारे लिए राष्ट्र पहले है। इसी के साथ इस बात को हम यही विराम देते हैं। कैमरामैन सुनील वर्मा और अरविंद साहू के साथ विनोद तिवारी।